नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर के 10 सवाल लेकर, जो बने हैं आज रात तक की 10 महत्वपूर्ण सुर्खियों से और जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज की मोटिवेशन कोटेशन के साथ। वो मोटिवेशन कोटेशन जो आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा। आज का कोटेशन आपके लिए, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इसका मतलब है कि क्षमा उस सांप को ही शोभा देती है जिसके पास विष हो। जिसके पास ना दांत होंगे ना विष होंगे, वो किसको क्या क्षमा करेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी को क्षमा करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको शक्ति को अर्जित करना होगा, और शक्ति अर्जित करने का सबसे आसान और सुलभ तरीका है शिक्षा। अगर आप शिक्षा सही से प्राप्त करते हैं तो एक दिन शक्तिशाली अवश्य हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। हाल ही में पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में WMO ने किस प्रकार की आपदा को सबसे घातक मौसम संबंधी घटना बताया है। तो दोस्तों, एक संगठन है जो विश्व के मौसम पर नजर बनाए रखता है, जिसका नाम है WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम जानते हैं विश्व मौसम विभाग। किस नाम से जानते हैं? वैश्विक मौसम विभाग के नाम से जानते हैं। यह संगठन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। तो 23 मार्च 1950 को हुई थी इसकी स्थापना। अभी इसी ने एक बात कही है कि जो हीट वेव है यानी भीषण गर्मी, इसने चेतावनी जारी की है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक चेतावनी जारी की है कि अत्यधिक गर्मी से दुनिया में लाखों लोग प्रभावित होंगे। ठीक है, इसने क्या कहा है कि अत्यधिक गर्मी यानी हीट वेव के कारण दुनिया में लाखों लोग प्रभावित हुए। क्या हुए? लोग क्या हुए? प्रभावित हुए। ठीक है, किसके कारण? तो हीट वेव के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए। और इसका कारण क्या है हीट वेव आने का? इसका कारण है बढ़ता तापमान इसका प्रमुख कारण है। बढ़ता तापमान है। और जो आजकल लुएं चलती हैं जो लुएं चलने की जो समय अवधि है, यानी लुएं चलने की समय अवधि लगातार बढ़ रही है, यानी लंबे समय लू का चलना, गर्म हवाओं का चलना भी इसका एक प्रमुख कारण बताया गया है। यानी जब तापमान बढ़ेगा तो हवा वैसे ही गर्म रहने वाली है। तो तापमान बढ़ने के कारण ही ये हवा गर्म रहती है। साथ ही वायु गुणवत्ता में क्या हुई है? कमी आई है। और इसके कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी हो रही हैं। तो ये कारण इसने बताए हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या है? जो हीट वेव है उसकी बारंबारता यानी बार बार आना और अधिक समय तक उसका जारी रहना, ये इसकी समस्या का मूल कारण बताया गया है। ठीक है, तो ये किसने बताया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा बताया गया है। ऐसे ही भारत में भी भारतीय मौसम विभाग है। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग है। और इसकी स्थापना इसकी स्थापना जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन से पहले ही हो चुकी थी। विश्व विज्ञान संगठन से पहले भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई। और कब हुई थी? तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारी राजधानी दिल्ली में है। ठीक है, तो अभी इसी में WMA ने
ये बताया है कि हीट वेव भीषण गर्मी के कारण ही अभी क्या हो रहा है, बहुत गर्मी और बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। अब इसने क्षेत्रवार भी इन सबको गर्मी का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यानी इसने बताया है कि 2025 में जुलाई में कितनी गर्मी किस क्षेत्र में पड़ी। तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, स्वीडन और फिनलैंड वाला क्षेत्र जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसमें बताया है कि जुलाई के जो महीना गुजरा उसमें यहाँ पर +30 कितना, तो +30 डिग्री सेल्सियस तापमान लगातार बना रहा। यानी इस क्षेत्र में 30 डिग्री टेम्परेचर होने का मतलब है कि यहाँ पर बर्फ का पिघलना, और बर्फ का तब पिघलेगी यहाँ पर तब यहाँ लगातार तापमान उच्च रहे, क्योंकि यहाँ पर तापमान काफी निम्न अवस्था में रहता है, तो यहाँ पर इतना तापमान भी काफी अधिक तापमान समझा जाएगा। इसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो पश्चिम और मध्य एशिया है, यहाँ पर तापमान लगातार बढ़ा है और 42 प्लस तापमान यहाँ पर लगातार बना रहा। वहीं अफ्रीका का जो ये उत्तरी भाग है, यहाँ पर भी लगातार तापमान बढ़ा है। वहीं इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर इराक और ईरान वाले क्षेत्र हैं, इनमें वर्ष का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। वर्ष का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। तो सर्वाधिक तापमान कहां पर दर्ज किया गया, तो इराक और ईरान वाले क्षेत्र में ये सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि इसका कारण क्या है, यानी ये जो तापमान पृथ्वी पर बढ़ता है इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। क्या कारण है इसका, इसका प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग किसका, हीट वेव का। हीट वेव, अगर हीट वेव के कारण की बात करें तो हीट वेव का प्रमुख कारण क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग इसका प्रमुख कारण है। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन, वैश्विक तापन इसका प्रमुख कारण है। और वैश्विक तापन क्या होता है, तो एक होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव जिसको हम हिंदी में जानते हैं। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, तो दोस्तों जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अब यहाँ पर है सूरज, क्या है, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। अब दिन में सूर्य पृथ्वी पर अपना प्रकाश भेजता है। अब दिन में ये पृथ्वी पर जब ये प्रकाश भेजता है तो पृथ्वी इसका शोषण कर लेती है, यानी अवशोषण कर लेती है। यानी पृथ्वी क्या होगी, दिन में गर्म हो जाती है, ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेती है। और रात में जब सूरज छिप जाता है या पृथ्वी अपना चक्कर पलट लेती है और एक हिस्से पर जब इसके क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो ये जो ऊर्जा इसको दिन में प्राप्त हुई थी, दिन में प्राप्त ऊर्जा ये क्या होगी, रात में अंतरिक्ष में चली जाती है। ऊर्जा कहाँ चलेगी, अंतरिक्ष में चली जाती है। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण ये अंतरिक्ष में चली जाती है। लेकिन जितनी ऊर्जा आई थी उतनी ऊर्जा नहीं जा पाती। क्या होता है, जो पृथ्वी के ऊपर आवरण है, किसका आवरण, वायुमंडल का, यानी वायुमंडल क्या है, गैसों का आवरण। तो वायुमंडल में जो गैसें हैं प्लस बादल, ये क्या करेंगे, जो ऊर्जा दिन रात में जाती है उस ऊर्जा को पूर्णतः नहीं जाने देंगे, यानी उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा रात में भी रोके रखेंगे। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि ये तापमान जो सूर्य रात में नहीं उपस्थित है, तो उस स्थिति में सारा तापमान अंतरिक्ष में नहीं जा पाता, यानी पृथ्वी का तापमान रात में नेगेटिव में नहीं पहुंचता। ये लगातार इतना बना रहता है कि इस पर जीवन संभव रह सके, ठीक है। तो ये क्या हुई, हरित गृह प्रभाव क्या हुआ, ये पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या है, आवश्यक घटना है, आवश्यक घटना है, ठीक है। तो हरित प्रभाव का आप जान गए, हरित गृह प्रभाव का, कि ये पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए अनिवार्य घटना है। अगर ये घटना नहीं होगी तो क्या होगा, मानव पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाएगा। अब ये
एक एक वो सीमा में होती है, यानी तापमान एक सीमा में ही रुकता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो हरित गैस प्रभाव है, इसके कारण जो रात में दिन में ऊष्मा आती है और रात में जाती है, रात में जो ये जाने की दर है ये और कम हो गई, समझे? यानी जितनी जानी चाहिए उतनी भी नहीं जा पा रही। तो इससे क्या हुआ, इससे पृथ्वी का वायुमंडल का तापमान क्या हुआ, बढ़ गया। यानी जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा, तो तापमान बढ़ गया। और इसका कारण क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग। यानी हरित गृह प्रभाव का बढ़ा हुआ रूप ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो वायुमंडल में गैसें मानव ने अपने आप से छोड़ दी हैं, विकास के चक्कर में जो मानव ने पर्यावरण को खराब किया है, वो गैसें और अधिक ऊष्मा को रोक लेती हैं, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, समुद्र जलस्तर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, बाढ़ बार आएगी, ठीक है ना, कहीं सूखा पड़ेगा। तो ये सारी घटनाएं मौसम से संबंधित घटनाएं हैं। अब जो भी ये गैसें हैं, तो ये गैसें कौन कौन सी है जो क्या कर रही हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें वो कौन कौन सी हैं? तो ये जिम्मेदार गैसें कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन जिसे हम CH4 के नाम से जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम N2O के नाम से जानते हैं। उसके बाद जलवाष्प। अब आप बोलोगे सर ये जलवाष्प भी है इसमें? हाँ, जलवाष्प भी किसके काम आती है, ये ग्रीन यानी हरित गृह प्रभाव में उपयोग ली जाती है। लेकिन ये एकमात्र गैस है जिसको किसी भी संगठन द्वारा या किसी भी मीटिंग में ये नहीं कहा गया कि इसको हम कम करेंगे, क्योंकि ये कम हो नहीं सकती। तो जलवाष्प भी एक क्या है, एक गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करती है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। एक है परफ्लोरोकार्बन, ठीक है, PFC, परफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। साथ ही सल्फर हैगा ऑक्साइड HF6 के नाम से हम इसे जानते हैं। साथ ही एक गैस है जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये गैसें हैं जो किसके लिए जिम्मेदार हैं, नाइट्रोजन डाइफ्लोराइड, सॉरी ऑक्साइड नहीं, फ्लोराइड NF3, ठीक है। तो ये गैसें हो गई CO2, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हैगाऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइफ्लोराइड। तो ये गैसें हैं जो वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार हैं। अब जब हमें पता है ये गैसें हैं, तो इसको कम करने के लिए कभी प्रयास नहीं किए गए? जरूर किए गए हैं। तो कब प्रयास किए गए हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रयास था जलवायु परिवर्तन के लिए, वो 5 जून 1972 में किया गया। 1972 में स्टॉकहोम जो किसकी राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है। तो स्वीडन स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है 5 जून 1972 को, जिसको हम पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जानते हैं। पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन के कारण ही 5 जून को हम क्या मनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को हम मनाते हैं। इसके बाद इस पर पर्यावरण के बारे में चर्चा हुई। इसके बाद दूसरा जो सफल सम्मेलन हुआ वो था पृथ्वी सम्मेलन। अब ये सम्मेलन कब हुआ, तो ये सम्मेलन 1992 में हुआ। 1992 में ब्राजील का एक शहर है जिसे हम रियो डी
जेनेरियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, रियो डी जेनेरियो के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अब इस सम्मेलन में कहा गया, यानी किस पर सहमति दर्ज हुई, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर सहमति हुई और इसकी बनाने की घोषणा कर दी गई। अब ये लागू कब से हुआ, तो UNFCCC 1994 से लागू हुआ और इसमें कहा गया कि हर साल सभी देश मिलकर बैठेंगे, एक मीटिंग करेंगे, किसके लिए, कि जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जा सके, कैसे इसका समाधान खोजा जा सके, इसके लिए ये मीटिंग होने लगी। अब इसकी पहली जो सबसे मीटिंग हुई, जिसे हम कोप फर्स्ट के नाम से जानते हैं, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फर्स्ट के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पर हुई, तो ये बर्लिन जर्मनी में हुई। और कब हुई, तो 1995 में, यानी 94 से अगले साल 95 में हुई। उसके बाद कोप 3, यानी महत्वपूर्ण कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, ये कब हुआ, तो 1997 में हुआ। कोप 3 कब हुआ, 1997 में। और क्योटो किसका शहर है, जापान के शहर क्योटो में इसका आयोजन हुआ। क्या भारत में इसका कभी आयोजन नहीं हुआ, हुआ है। तो कब हुआ है, तो कोप 2002 में यानी कोप 7 का आयोजन भारत में हुआ। कहाँ पर, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद इसका जो अगला महत्वपूर्ण आयोजन था वो हुआ, कोप 8 का आयोजन हुआ था यहाँ पर, कोप 8 का। उसके बाद कोप 11 का आयोजन 2005 में, कोप 11 का आयोजन 2005 में। कहाँ पर, तो मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में इसका आयोजन हुआ। और इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल जो अपनाया गया था प्रोटोकॉल, इस पर क्या हुए, हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सम्मेलन जिसे हम कोप 15 के नाम से जानते हैं, ये पेरिस फ्रांस में हुआ। पेरिस किसकी राजधानी, फ्रांस की राजधानी में। कोप 21 कहाँ पर, पेरिस फ्रांस में 2015 में हुआ। और यहाँ पर कहा गया कि हम तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देंगे। यहाँ पर क्या निश्चय हुआ कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक नहीं बढ़ेगा। यहीं पर ही भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी ने इसकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की भी स्थापना की। इसके बाद अब जो इसकी मीटिंग पिछले बार हुई वो कोप 28 UAE में की गई। अब जो कोप 29 इस साल होने वाली है वो बाकू, जो अजरबैजान की राजधानी है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले अगर बात करूँ कोप 27 कहाँ हुई थी, तो कोप 27 मिस्र के शर्म अल शेख स्थान पर इसकी कोप 27 की मीटिंग हुई थी। तो ये पूरा इतिहास रहा इसका जलवायु सम्मेलनों का। चलिए, तो ये तापमान है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको कम करने के प्रयास लगातार जारी है। हाल ही में ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में मुंबई का वैश्विक रैंक क्या है, तो इसकी रैंक क्या है, 6th रैंक इसकी आई है। किस शहर को हाल ही में भारत की 10वीं राजधानी घोषित किया गया है, तो बेंगलुरु को घोषित किया गया है। हाल ही में जस्टिस NS संजय गौड़ कहाँ के बने हैं, तो गुजरात हाई कोर्ट के ये न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहे शुभांशु शुक्ला किस भारतीय सशस्त्र बल से हैं, तो ये हमारे वायु सेना से हैं। ठीक है, वायु सेना से हैं, जो अंतरिक्ष की सैर पर जा रहे हैं नासा के मिशन द्वारा। कौन सा मिशन द्वारा जा रहे हैं, इस मिशन का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत दर्ज की गई है, तो हमारे देश में एक संस्था है जिसे हम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय
सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के नाम से जानते हैं। और ये संस्था जो सांख्यिकी और पर्यावरण, ये सांख्यिकी और मंत्रालय के अधीन आती है। किस मंत्रालय के? मंत्रालय के अधीन आती है। इसने एक रिपोर्ट निकाली जिसे हमारे मंत्रालय द्वारा क्या किया गया? जारी किया गया। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ये पिछला मंथ गया है जुलाई का, इसमें जो हमारी उपभोक्ता खुदरा मुद्रास्फीति दर जो है वो पिछले 9 महीनों में 9 माह की न्यूनतम स्तर पर है। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले 9 माह में जो हमारी मुद्रास्फीति है यानी महंगाई दर है, सबसे निचले स्तर पर आ गई है, यानी बिल्कुल महंगाई नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो किसके? पिछले 9 माह के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। अब महंगाई जो नापते हैं वो दो स्तर पर नापते हैं। एक थोक मूल्य सूचकांक और एक होता है हमारा कौन सा? खुदरा मूल्य सूचकांक। आप ऐसा समझ सकते हैं, खुदरा मूल्य सूचकांक जिन दुकानों पर से हम घर का सामान लेकर आते हैं, फुटकर विक्रेता, उनको हम खुदरा मूल्य सूचकांक में रखते हैं, और जिनको वो दुकान वाले जहां से सामान लेकर आते हैं उनको थोक मूल्य सूचकांक में। समझ गए? तो इन दोनों का अंतर ही दुकान वालों का मुनाफा होता है। ठीक है, तो इन दोनों पर हम क्या है? नापते हैं, महंगाई को नापते हैं। अब जो ये खुदरा मूल्य सूचकांक है, जिस पर क्या करता है? उपभोक्ता यानी हमारा भारतीय नागरिक सामान खरीदता है, वो क्या हुई है? उसमें अभी हाल ही में बिल्कुल कमी देखी गई है। और ये कहा गया है कि ये 8 साल के सबसे निचले स्तर पर है। ये 8 साल के सबसे निचले स्तर पर है, यानी 8 साल में, पिछले 8 साल में इतनी कम महंगाई कभी नहीं गई जितनी अब है, यानी बिल्कुल सस्ता चल रहा है आजकल, सरकार का कहना ऐसा है। ठीक है, इसमें किसके? जो खाद्य सूचकांक है, इसमें सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है, और इसका कारण है खरीफ की फसलों का अच्छा होना, इसमें बताया गया है। अब भारत में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार 2 तरह की नीतियां अपनाती है। ठीक है, 2 तरह की नीतियां सरकार अपनाती है। एक होती है मौद्रिक नीति और दूसरी होती है राजकोषीय नीति। तो सरकार महंगाई नियंत्रण के लिए 2 प्रकार की नीति हमारे देश में अपनाई जाती है। एक होती है मौद्रिक नीति और दूसरी होती है राजकोषीय नीति। अब ये राजकोषीय नीति क्या है? जो सरकार द्वारा लागू की जाती है, सरकार द्वारा लागू की जाने वाली नीति राजकोषीय नीति। और मौद्रिक नीति जो हमारा RBI है, यानी रिजर्व बैंक द्वारा लागू की जाती है, ये RBI द्वारा और ये भारत सरकार द्वारा। राजकोषीय नीति में क्या होता है? जैसे आपके यहाँ टैक्स को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, आपके यहाँ टैक्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा? लोगों पर उनकी तनख्वाह में से टैक्स चुकाने में ज्यादा पैसा जाने पर लगेगा, यानी बचत कम होगी तो वो खर्च कम करेंगे तो मार्केट में क्या होगा? मार्केट में भीड़ कम रहेगी तो सामान सस्ता हो जाएगा। ऐसे ही यानी नई योजना शुरू कर दे। ठीक है, योजनाओं से क्या जाएगा? लोगों के पास पैसा जाएगा, यानी यहाँ पर पुल बनाने का कार्य शुरू कर दिया, ये सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया, तो उसमें मजदूर काम करेंगे या बहुत लोगों को नौकरी मिलेगी, उससे पैसा मिलेगा, पैसा लोगों के पास जाएगा, लोग उससे क्या करेंगे? सामान खरीदने जाएंगे, तो क्या करेंगे? महंगाई अपने आप बढ़ा और घटा सकते हैं। अब RBI क्या करती है? RBI मौद्रिक नीति लाती है। मौद्रिक नीति का एक बार हम जाने तो 2013 में एक समिति का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष थे उर्जित पटेल, और इसलिए हम इसको क्या जानते हैं? उर्जित पटेल समिति के नाम से जानते हैं। 2013 में इसका गठन हुआ, 2014 में इसकी रिपोर्ट आई।
क्या आई? रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में मुद्रास्फीति, भारत में जो महंगाई है या मुद्रास्फीति है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 4% प्लस माइनस 2 होनी चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ? महंगाई दर 2 से 6% के बीच होनी चाहिए, 2 से 6% के बीच होनी चाहिए। लेकिन अब कितनी हो गई है? 1.55% इस बार हो चुकी है। यानी जितनी मौद्रिक नीति हमने तय की थी उससे भी कम निचले स्तर पर महंगाई चली गई है। ठीक है, क्योंकि अगर इससे नीचे महंगाई आएगी तो वो हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि विकास के लिए जरूरी है कि लोग खर्च करते रहें। लोग खर्च तब करेंगे जब उनके पास पैसा आएगा। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसे की कमी है। ठीक है, अब 2016 में इन क्या हुआ? मौद्रिक नीति समिति बनी, मौद्रिक नीति समिति का गठन हुआ। इसने ही कहा था कि भारत में एक मौद्रिक नीति समिति होनी चाहिए जो महंगाई को 2 से 6% के बीच में रखे। तो इसके लिए 2016 में मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। इसमें 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 6 सदस्य। 3 आरबीआई के और 3 सदस्य इसमें किसके होते हैं? भारत सरकार के भी 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो 3-3 सदस्य दोनों से होते हैं, यानी 6 सदस्य इसमें कुल होते हैं। अब ये हो गई हमारी मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति में आता क्या है? तो मौद्रिक नीति में आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? तो आरबीआई के पास इसमें कई सारे टूल्स होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टूल्स मैं आपको बता दूं, जैसे रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट की फुल फॉर्म क्या होती है? रीपरचेजिंग ऑप्शन। ठीक है, रीपरचेजिंग ऑप्शन। ठीक है, रेपो रेट में क्या होता है? तो ये जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई, और ये हमारा कोई भी बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, जब आरबीआई इन्हें क्या देगा? ऋण देगा या पैसा देगा। किसे? किसी बैंक को। तो इनसे ये क्या लेता है? आरबीआई इन बैंकों से क्या लेगा? ब्याज। ठीक है, क्या लेगा? ब्याज। इस ब्याज लेने को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। तो इस ब्याज लेने को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। ऐसे ही इसका एक उल्टा होता है जिसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट, RRR। अब आरबीआई और ये बैंक है। मान लो आरबीआई बैंक से क्या लेगा? पैसा लेगा या क्या लेगा? ऋण लेगा, या बैंक अपना पैसा रखने आरबीआई में जाएंगे। तो आरबीआई इन्हें क्या देगा? ये भी इन्हें ब्याज देगा। और जब ये आरबीआई इन्हें ब्याज देगा तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब आरबीआई को मान लो महंगाई कम करनी है, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई करेगा वहां पर रेपो रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, रेपो रेट बढ़ा दिया यानी उसने क्या बढ़ा दिया? ब्याज बढ़ा दिया। मान लो पहले 5% का ब्याज आरबीआई ले रहा था, अब कितना कर दिया? 10%। अब इन्होंने बैंक वालों ने 2 रुपए इसमें अपने जोड़ दिए कमीशन के, 2%। तो लोगों को कितना मिला? 7% पर पैसा लोगों को मिला। लेकिन अब 10% पर आरबीआई ने बैंकों को देना शुरू कर दिया। तो बैंक कितने पे देंगे? 2% अपना कमीशन रखेंगे और 12% पर किसको देंगे? लोगों को पैसा दे देंगे। ठीक है, यानी लोगों को 5% अधिक पर ब्याज पर पैसा मिलने लगा। यानी लोग क्या करेंगे? ब्याज लेना कम करेंगे, पैसा लेना कम करेंगे। अब लोग जब पैसा लेना कम करेंगे तो उनके पास पैसा कम होगा, तो बाजार में कम जाएंगे, कम खर्च करेंगे। कम खर्च करेंगे तो क्या होगा? जो हमारी वस्तु हैं उनकी क्या होगी? मांग कम हो जाएगी। मांग कम हो जाएगी तो महंगाई दर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी निचले स्तर पर है सबसे। हाल ही में चर्चा में रहे शुभांशु शुक्ला ने किस अंतरिक्ष मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जा रहे हैं? कौन सा अंतरिक्ष मिशन है इनका? तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत ये जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मुंबई, दिल्ली और अन्य 6 शहरों में हीट वेव की घटना दोगुनी हो जाएगी? तो ये 2030 तक ऐसा कहा गया है। स्टारलिंक किस कंपनी की सैटेलाइट सेवा है?
तो स्पेस एक्स की सैटेलाइट सेवा है। हाल ही में किस देश का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित होगा? हमारे देश का पहला ई कचरा इको पार्क दिल्ली में स्थापित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारे यहाँ 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार भी 12 अगस्त को मनाया गया। अब इस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो हमारी पृथ्वी पर हाथी हैं उनका संरक्षण करना, उनकी सुरक्षा करना और उनके आवासीय क्षेत्रों की रक्षा करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि हाथियों का संरक्षण, सुरक्षा और उनके आवासीय क्षेत्रों की रक्षा करना, क्षेत्रों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाना, ये इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब इसको मनाया कब गया? तो इसको पहली बार कब शुरू किया गया या मनाया गया? तो 2012 में इसकी शुरुआत होती है। 2012 में इसकी शुरुआत हुई। अब इस बार का विषय क्या है? इस बार यानी 2025 का विषय की बात करें तो 2025 में हमने इसका विषय क्या रखा है, यानी इसका विषय हमने 2025 में क्या रखा है? तो इसका विषय है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एकजुट करना। क्या है कि हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एकजुट करना इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एकजुट करना इसका उद्देश्य है। 2012 में पहली बार मनाया गया। अब ये तो हो गई विश्व के सापेक्ष में बात। अगर बात करें भारत में हाथी, ठीक है, तो भारत में हाथी, तो इनका भारत में वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत में जो हाथी पाए जाते हैं उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इनका वैज्ञानिक नाम है एल्पस मैक्सिमस इंडिकस। तो ये इनका वैज्ञानिक नाम है। और भारत में हाथियों को क्या घोषित किया है? तो भारत में जो हाथी हैं उनको राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये हमने इनको घोषित कर दिया। अब घोषित कर दिया तो इनके लिए क्या हमने? तो इनके लिए संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट हाथी हमने चलाया। और कब शुरू किया? तो 1992 में हमने प्रोजेक्ट हाथी चलाया। और इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने हाथी रिजर्व की स्थापना की। पूरे भारत में हमने हाथी रिजर्व की स्थापना की। अब भारत में वर्तमान में कितने हाथी रिजर्व हैं? तो वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व, कितने हाथी रिजर्व हैं? तो भारत में वर्तमान में 33 हाथी रिजर्व हैं। और इनमें जो नवीनतम हाथी रिजर्व कौन सा है? तो वो है तराई हाथी रिजर्व। और ये तराई हाथी रिजर्व कहाँ पर है? तो ये यूपी में है। और यूपी के कहाँ? तो यूपी में दुधवा नेशनल पार्क में हाथी रिजर्व पड़ता है। तो यूपी में हाथी रिजर्व जो 33वां बना है, ये यूपी का दूसरा हाथी रिजर्व है। इससे पहले एक हाथी रिजर्व यूपी में और था, वो कौन सा था?
तो वो था शिवालिक हाथी रिजर्व। और ये कहाँ पर था? ये सहारनपुर में स्थित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत में हाथियों की संख्या की, तो भारत में कितने हाथी हैं? तो भारत में वर्तमान में 29,964 हाथी हैं, जिसमें से सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक कर्नाटक में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और यहाँ लगभग 6,934 के आसपास हाथी हैं। कितने? सॉरी, 6,395 हाथी यहाँ पर अभी हैं। तो कर्नाटक में भारत में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, अभी गज मित्र पहल हाथियों के लिए, गज मित्र पहल किसने? हाथियों के लिए गज मित्र पहल ये किसने शुरू की? तो ये असम सरकार ने शुरू की। असम में गज मित्र पहल शुरू की गई, किस लिए? कि हाथी और मानव के बीच में संघर्ष को खत्म किया जा सके या संघर्ष को उनको कम किया जा सके, इसके लिए गज मित्र पहल शुरू की गई। चलिए, तो ये हो गया हमारा वर्ल्ड एलिफेंट डे। ठीक है, कब मनाया गया? 12 अगस्त को मनाया गया। और ये मैंने आपके लिए 33 के 33 हाथी रिजर्व के नाम इधर लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा शिवालिक हो गया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में एक तराई हाथी रिजर्व भी हो गया। अब मैं बात करूं 12 अगस्त, तो 12 अगस्त को एक दिवस और मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस है? तो वह है विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 अगस्त को। ऐसे ही राष्ट्रीय युवा दिवस, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस और किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जनवरी माह में मनाया जाता है। किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर, कौन सी तारीख को मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य जवाब देंगे। ठीक है, अब बात करें अगर अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस की, तो मैंने आपको 1 अगस्त को लिखाया था वर्ल्ड वाइल्ड वेब डे। साथ ही फेफड़ों के लिए कैंसर दिवस। ठीक है, ये मनाया गया। ठीक, उसके बाद बात करूं 6 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? तो हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा शहर पर जब बम गिरा था, तो उसकी याद में हिरोशिमा दिवस हम मनाते हैं। ऐसे ही 9 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? 9 अगस्त को हम नागासाकी दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? तो 7 अगस्त को हम 2 दिवस मनाते हैं। एक हो गया भाला फेंक दिवस। ये कब मनाया गया? तो नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया था, इसीलिए 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही हम 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, हथकरघा दिवस भी हम मनाते हैं। ऐसे ही 10 अगस्त को हम, कल मैंने आपको पढ़ाया था विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे, हम 10 अगस्त को मनाते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ महत्वपूर्ण दिवस अगस्त के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंत तक भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? तो भारत की अनुमानित जनसंख्या 1.6 करोड़ होगी, यानी 146 करोड़ हम हो जाएंगे। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो 11 जून को मनाया जाता है। किसको? 11 जून को मनाया जाता है। हाल ही में मालदीव ने कैटरीना कैफ को किस अभियान के तहत ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो हमारी कैटरीना कैफ जी हैं, उन्हें मालदीव समर कैंपिंग के लिए क्या बनाया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में पुदुचेरी नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला भारत का कौन सा विधानमंडल बना है? तो ये 19वां विधानमंडल बना है। कौन सा? तो 19वां विधानमंडल बना है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 है
हाल ही में ऑपरेशन अलर्ट कब से कब तक राजस्थान पाक सीमा पर चलाया गया? तो दोस्तों हमारे यहाँ अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त का महीना। और अगस्त के महीने में 1947 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी 15 अगस्त को। तो क्या हुआ था? हम हो गए थे इस तारीख को आजाद। किससे? अंग्रेजों से। तो इस बार हमारे 78 वर्ष पूरे हो रहे हैं। किसके? आजादी के। आजादी के 78 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस बार हम जो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस कौन से नंबर का होगा? तो हमारे यहाँ 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। 78 साल हमारी आजादी को पूरे हो रहे हैं और 79वां हम दिवस मना रहे हैं स्वतंत्रता। तो इस स्वतंत्रता दिवस में जो हमारा पड़ोसी नल्ला पाकिस्तान है, कोई अप्रिय घटना ना कर दे, इसके लिए हमने भारत पाकिस्तान सीमा पर, कहाँ? राजस्थान में, राजस्थान में हमने ऑपरेशन अलर्ट चलाया है। किसने चलाया है? तो हमारे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा ये चलाया गया है। ठीक है, कि सीमा पर कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे, तो ये चलाया गया है। और ये चलेगा कब से कब तक? तो ये 11 अगस्त से 17 अगस्त रात मध्य रात्रि 12 बजे तक चलेगा। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन बी, 11 से 17 अगस्त के बाद ये ऑपरेशन हमारे बीएसएफ द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, अब बात करें कुछ ऑपरेशंस जो हाल ही में चर्चा में रहे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने नल्ले पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और बखिया उधेड़ दी भारत का पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, ठीक। और अब एक ऑपरेशन चलाया था हमने, ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव कौन सा था? तो जो पहलगाम में आतंकवादी घटना जिन्होंने की थी, उन आतंकवादियों को 72 हुरों के पास पहुंचाने वाला ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन महादेव सावन के महीने में हमने चलाया। ठीक है, तो कुछ और ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन किसने चलाया? तो ये इजराइल ने चलाया। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। ऐसे ही ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस किसने चलाया? तो ये ईरान ने चलाया। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। इन्होंने इनके खिलाफ, इन्होंने इनके खिलाफ। इसी बीच में हमारे जोगिंदर साहब आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम क्यों पीछे रहें, हम भी एक ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम करेंगे मिडनाइट यानी आधी रात में मिडनाइट हैमर। ये किसके खिलाफ? तो ये ईरान के खिलाफ। किसने? यूएसए ने चलाया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन। साथ ही कुछ और ऑपरेशन अगर हम देखें, चलो अगले पेज पे लिखते हैं, चलो यहीं पे लिखते हैं ना, यहीं पे अच्छा रहेगा। तो कुछ और ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति। कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति, तो जो हमारे सिख भाई कहाँ थे? अफगानिस्तान में फंसे थे, उनके लिए हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। ऑपरेशन दोस्ती हमने कब चलाया? तो ये हमने जो तुर्की में भूकंप आया था उसके लिए हमने ऑपरेशन दोस्ती चलाया। ऑपरेशन करुणा हमने म्यांमार के लिए चलाया। इसके लिए तो हमारा जो पड़ोसी है म्यांमार, इसके लिए हमने चलाया। साथ ही हमने ऑपरेशन गंगा किसके लिए चलाया था? तो ऑपरेशन गंगा हमने यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था। तो ये कुछ ऑपरेशन जो हाल ही में चर्चा में रहे। ठीक है, तो ये हो गए ऑपरेशन। दोस्ती हो गया। सिंधु, हाँ, ऑपरेशन सिंधु अभी हमने इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन सिंधु भी चलाया था। ठीक है, तो ये हो गए आज के ऑपरेशन। चलिए, तो ये हमारी बीएसएफ क्या कर रही है? हाई अलर्ट पर है। साथ ही तो कहाँ पर है? तो राजस्थान में है।
और राजस्थान, तुम्हारो राजस्थान किधर है? तो ये है पाकिस्तान से, यहाँ पर बॉर्डर साझा होता है। नीचे गुजरात से, इधर एमपी से, और इधर यूपी से, और इधर हरियाणा से, और इधर पंजाब से। तो किससे? गुजरात, एमपी मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और पंजाब। तो 1 2 3 4 5 राज्यों से तो राजस्थान बॉर्डर साझा करता है, और एक पाकिस्तान से, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी साझा करता है। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जयपुर है। जयपुर इसकी राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आजकल काफी चर्चा में भी थे, भजन लाल। कौन है? तो भजन लाल, यहाँ के भजन लाल शर्मा जी यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। अब यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं राज्यपाल छगनलाल। छगनलाल क्या है यहाँ के राज्यपाल? तो उनका नाम है हरिभाऊ राज्यपाल है हरिभाऊ किशनराव वागड़े। हरिभाऊ किशनराव वागड़े, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये यहाँ के राज्यपाल हो गए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ के नृत्य कौन कौन से हैं? यहाँ पर जो नृत्य किए जाते हैं, यानी राजस्थान में जो नृत्य हैं, तो सबसे फेमस यहाँ का घूमर है। घूमर भी किया जाता है यहाँ पर, गरबा भी किया जाता है। ठीक है, तो घूमर और गरबा यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, घुड़ला भी यहाँ का नृत्य है। अगर यहाँ के त्योहारों की बात करें तो त्योहार यहाँ के नागौर महोत्सव, बीकानेर का ऊंट महोत्सव, गणगौर पूजा, तो ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण क्या हुए? उत्सव यानी त्योहार हो गए। एक यहाँ पर डेजर्ट फेस्टिवल भी आयोजन किया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। अगर बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, कि यहाँ पर कौन से नेशनल पार्क है? तो केवलादेव, सरिस्का, कुंभलगढ़, केवलादेव, सरिस्का, कुंभलगढ़, और कौन सा हुआ? केवलादेव, सरिस्का, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। तो ये यहाँ के क्या हुए? नेशनल पार्क हुए। तो ये हमारी पूरी जानकारी राजस्थान के बारे में। चलिए क्वेश्चन अगले देखते हैं रिवीजन के। रिवीजन के क्वेश्चन में पोषण पाया पर्व ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये श्रीलंका में मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव श्रेणी में स्वर्ण पदक किस ग्राम पंचायत को मिला है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। तो ये मिला है रोहिणी महाराष्ट्र को ये पुरस्कार मिला है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट कितनी दर्ज की गई है? तो फर्टिलिटी रेट जो दर्ज की गई है 1.9, और ये कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए प्रतिस्थापन दर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रतिस्थापन दर कितनी होती है, 2.1%, यानी प्रत्येक दंपत्ति जोड़ा अगर 2.1 बच्चे को जन्म देता है, तो आज जो जनसंख्या बनी हुई है, अगली पीढ़ी में भी वही जनसंख्या बनी रहेगी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? हमारी जनसंख्या आगे घटने वाली है। हाल ही में ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर इजराइल द्वारा किए गए सैन्य अभियान राइजिंग लॉयन इन्होंने ऑपरेशन इनके खिलाफ किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस किस मार्ग पर शुरू की गई है? तो अभी क्या हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा क्या किया गया? भारत की सबसे लंबी
वंदे भारत, वंदे भारत। और जिसका नाम क्या है, पहले जिसका नाम ट्रेन 18 था, ट्रेन 18 इसका पुराना नाम था। इसकी क्या दिखाई है, हरी झंडी दिखाई है। और किस मार्ग पर दिखाई है, तो इन्होंने इसका उद्घाटन नागपुर पुणे, पुणे मार्ग पर दिखाया है। ये 12 घंटे की यात्रा करेगी, यहाँ पर 12 घंटे की यात्रा करेगी। और इतनी लंबी दूरी करने वाली वंदे भारत ट्रेन भारत में सबसे लंबी है। यानी इससे लंबी ट्रेनें तो भारत में चलती हैं, लेकिन वंदे भारत ट्रेन स्पेशल इतनी लंबी नहीं चलती। यानी वंदे भारत पहली बार इतनी दूरी तय करने वाली ट्रेन बनेगी। ठीक है, तो कहाँ पर हुई है, तो ये पुणे और नागपुर के बीच में इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अभी किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही पीएम मोदी जी ने यहाँ पर 2 अन्य ट्रेनों का भी उद्घाटन किया है। तो 12 घंटे की यात्रा ये करेगी। ठीक है, तो बात करें रेलवे की, क्योंकि हमारे रेलवे के संबंधित है। तो हमारे जो भारतीय रेलवे है, इसमें भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं, भारतीय रेलवे जोन की संख्या कितनी है, तो जोन की संख्या हमारे यहाँ कितनी है, तो हमारे यहाँ 19 है। और जो नवीनतम जोन है, नवीनतम जोन हमारा महाराष्ट्र वाला है। अभी हाल ही में क्या हुआ, जो हमारा दक्षिण तटीय रेलवे है, दक्षिण तटीय रेलवे जोन, इसने इसने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया है, तो इसने अपना हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में बनाया है। ठीक है, तो ये हो गई तो आज की बात। लेकिन हम अगर इतिहास की बात करें, तो भारत की पहली रेल, भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो मुंबई से ठाणे के बीच, ठाणे के बीच यानी ठाणे के बीच चली। और कब चली, तो 1853 में। और इस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल उस समय कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी हमारे यहाँ गवर्नर जनरल उस समय थे। उसके बाद भारत में 1925 का समय आता है। और यहाँ पर भारत में पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन, यानी बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू की जाती है। और ये मुंबई से कुर्ला के बीच में, कहाँ से, कुर्ला, मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाई जाती है। उसके बाद मैं बात करूं हाल ही में, तो हाल ही में 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव, लोकोमोटिव इंजन प्लांट, इंजन प्लांट कहाँ लगेगा, तो ये दाहोद, दाहोद गुजरात में इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। ऐसे ही लोकोमोटिव 150 इंजन हमने किस देश को निर्यात किए हैं, तो गिनी को निर्यात किए हैं। और कहाँ से जाएंगे, तो बिहार में जो स्थित इनका प्लांट है वहां से जाएंगे। मैंने आपको इसका नाम लिखवाया था, आप उस प्लांट का नाम लिखेंगे जहां से ये 150 इंजन कहाँ जा रहे हैं, गिनी देश, गिनी देश जो अफ्रीका का गिनी की खाड़ी में स्थित देश है, वहां पर ये जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे सारे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जो है कि हाल ही में पहला भारतीय मेट्रो, मेट्रो जिसने क्या किया है, जिसने कार्गो सेवा यानी माल ढुलाई सेवा भी शुरू की है, वो कौन सा है, तो दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो है। चलिए, तो ये हमारी वंदे भारत, जो अभी तक की सबसे लंबी दूरी करने वाली वंदे भारत ट्रेन होगी। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र को भी एक बार पूरी तरह से देख लेते हैं। ये हो गया हमारा महाराष्ट्र। तो ये वो वाला बॉर्डर इसका कर्नाटक से लगता है, और ये जो पीले वाला है ये तेलंगाना। उसके बाद ये पीले वाला छत्तीसगढ़ है, और ऊपर वाला ये एमपी, और इधर वाला गुजरात। तो उत्तर की ओर से गुजरात एमपी, पूर्व की ओर से छत्तीसगढ़, और दक्षिण में कर्नाटक, केरल और गोवा से ये लाइन मिलती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है, अगर बात करें महाराष्ट्र की राजधानी, तो मुंबई इसकी राजधानी है। क्या है इसकी राजधानी, मुंबई इसकी राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम हमारे देवेंद्र भाऊ हैं, देवेंद्र फडणवीस, फडणवीस यहाँ के क्या है, सीएम है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर बात करें यहाँ के नृत्य की, तो लावनी, लावनी तमाशा,
लावनी और तमाशा यहाँ के दो प्रमुख नृत्य हैं। वो परीक्षा में भी ये नृत्य पूछे जाते हैं कि कौन सा नृत्य जो किससे संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। तो कौन सा हुआ, लावनी और तमाशा। एक यहाँ पर लेजिम और पोवाड़ा, तमाशा, लावनी, लेजिम और पोवाड़ा, ये कुछ नृत्य है। और अगर मैं बात करूं इसके साथ ही यहाँ की त्योहार की, तो यहाँ पर जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम है गणेश चतुर्थी और गुड़ी पूजा, गुड़ी पड़वा और गणेश चतुर्थी। ठीक है। और इसके अलावा क्या बचा है यहाँ पर, हमारे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो तड़ोबा, तड़ोबा, संजय गांधी, तड़ोबा, संजय गांधी, नवेगांव, तड़ोबा, संजय गांधी, नवेगांव, और उसके अलावा गंगूमल, गुंगामल और चंदौली, ये नेशनल पार्क यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए, हाल ही में NHAI ने परामर्शदाता फर्मों के लिए एक इंजीनियरिंग द्वारा एक साथ देखी जा सकने वाली अधिकतम परियोजनाओं की संख्या निर्धारित की है। तो वो संख्या कितनी है, 10। यानी एक इंजीनियर एक बार में 10 साइटों से ज्यादा नहीं देख सकता। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किस देश के शहर में भारत की चुनावी पारदर्शिता को प्रदर्शित किया। तो हमारे अभी चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार हमारे चुनाव आयुक्त है। और ये कहाँ गए हुए थे, तो ये स्वीडन गए थे। और स्वीडन के जो स्टॉकहोम में उन्होंने इसको प्रदर्शित किया। ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंक 131 है। हाल ही में लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो इसका जो आयोजन है वो राजघाट, राजघाट दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में शुरू किया गया है। तो हमारे यहाँ पर अभी क्या किया गया है, एक तो UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे हम ड्रोन के नाम से जानते हैं, इसका प्लस AI से संचालित यानी मानव की नौकरी खतरे में है। इसके द्वारा क्या किया गया है कि इसके द्वारा कृत्रिम वर्षा किए जाने की एक परीक्षण किया जा रहा है। तो इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर, जयपुर में संचालित किया गया। और जयपुर में भी कहाँ, तो जयपुर में एक झील पड़ती है जिसका नाम है रामगढ़ बांध। क्या है, यहाँ पर जयपुर में रामगढ़ बांध पर क्या किया जाएगा, इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये जो रामगढ़ बांध है जो 129 साल से सूखे की चपेट में है। ठीक है, सूखे की चपेट में है। और यहाँ पर जो 129 साल से, क्या नहीं, जो इसका ऊपर वाला लेवल है वहां तक पानी नहीं पहुंचा। वहां तक पानी नहीं पहुंचा है, तो इसलिए इसमें कृत्रिम वर्षा की जाएगी। और कृत्रिम वर्षा करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, कृत्रिम वर्षा करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। यानी AI ड्रोन जाएगा ऊपर हवा में, वहां जाकर हवा में वो सिल्वर आयोडाइड बिखेर देगा, उससे बादल बनेंगे और वर्षा हो जाएगी। ये कृत्रिम वर्षा किसके कारण होती है, सिल्वर
आयोडाइड के कारण होती है। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? AgI का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सिल्वर अब तो नहीं किया जाता, पहले ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो जो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर एक और पूछे सिल्वर नाइट्रेट का, तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चुनावी स्याही में, चुनावी जो स्याही होती है जो उंगली पर लगाते हैं और आकर ऐसे हम क्या सेल्फी लेते हैं, वो स्याही जो लगती है वो कैसी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की होती है। चलिए, तो ये ड्रोन द्वारा ये परीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है राजस्थान में। इससे पहले कहाँ पर किया गया था? तो 5 परीक्षण की मंजूरी इससे पहले दिल्ली में भी दी जा चुकी है। हाल ही में भारतीय सेना में की कौन सी रेजिमेंट ने मंगोलिया के खान क्वैसेट, यानी मंगोलिया के साथ हम कौन सा अभ्यास करते हैं? खान क्वैसेट अभ्यास है, उसमें भाग लेगी। तो हमारी कुआमाऊ रेजिमेंट इसमें भाग लेने वाली है। ईरान ने कितने परमाणु संयंत्र निर्माण के लिए रूस की प्रतिबद्ध है? यानी 3 परमाणु संयंत्र रूस कहाँ बनाएगा? ईरान में। औद्योगिक क्रांति, हाल ही में औद्योगिक क्रांति पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये हमारे किसने शुरू की है? पंजाब ने शुरू की है। कहाँ पर? पंजाब ने शुरू की है। उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन हुआ, वह किस राज्य के लोक प्रसिद्ध गायक थे? तो वो जम्मू कश्मीर के लोक प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका आज का, हाल ही में जोमेटो ने शाहरुख खान को किस कैंपेन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी जो हमारी क्या है? जोमेटो, जोमेटो जो हमें क्या करती है? फूड डिलीवरी करती है, यानी हमारे घर तक क्या पहुंचाती है? फूड डिलीवरी पहुंचाती है। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने अपना शाहरुख खान को किया है। शाहरुख खान को इनका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और किस कैंपेन के लिए किया है? तो इन्होंने एक कैंपेन चलाया है जिसका नाम है फ्यूल, जिस कैंपेन का नाम है फ्यूल योर हसले। क्या नाम है इसका? फ्यूल योर हसल, HUSTLE, हसल। फ्यूल योर हसल नाम का इन्होंने एक कैंपेन चलाया है। और ये कैंपेन किसके लिए है? कि वो ये उन लोगों की प्रोत्साहित करना या उन लोगों के समर्पण को दिखाना है जिन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल से यानी नीचे लेवल से मेहनत कर कर अपने समर्पण के बल पर किसी मुकाम को हासिल किया है। ठीक है, उनको दिखाना जिससे और लोग प्रेरित हो सके, उस प्रेरणा ले सके उनके जीवन से, उन लोगों को सामने लाने के लिए ये क्या चलाया गया है? ये एक अभियान चलाया गया है जोमेटो द्वारा, और इसका ब्रांड एम्बेसडर हमने शाहरुख खान को बनाया है। अब हम कुछ ब्रांड एम्बेसडर लिख लेते हैं जो हाल ही में नियुक्ति की गई। ठीक है, जैसे फेडरल बैंक, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विद्या बालन जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्केचर जो हमारा एक शूज है, तो उसके लिए जसप्रीत बुमराह जी को किया गया। ये हमारा शूज का ब्रांड है, यानी जूतों की कंपनी स्केचर, उसके लिए जसप्रीत बुमराह जी को बनाया गया है। वहीं भारतीय साइबर अपराध के लिए रश्मिका मंदाना को बनाया गया है। ठीक है, वही रश्मिका मंदाना, झुकेगा नहीं साला वाली। ठीक है, उसके वाली, तो उनको किसका बनाया गया है? भारतीय साइबर अपराध का बनाया गया है। एसबीआई के कौन बनाए गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी जी को एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बिसलरी के लिए बिसलरी में प्यास लगी तो दीपिका पानी लेकर आएगी। तो दीपिका पादुकोण पानी लेकर आने वाली है बिसलरी का, जब आपको प्यास लगेगी। तो इस इंतजार में आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो
दीपिका जी पानी नहीं लाएंगी। ठीक है, लॉरियल पेरिस की आलिया भट्ट, लॉरियल पेरिस जिसकी प्रोडक्ट आते हैं उसके कौन है, आलिया भट्ट। लड़कियों के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं लॉरियल पेरिस के, उनके लिए आलिया भट्ट जी को बनाया गया है। वहीं यूनिसेफ इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यूनिसेफ, सेफ का नाम आया है तो करीना जी भी जरूर आएंगी। तो करीना आयुष्मान खुराना के साथ, आयुष्मान खुराना इनको बनाया गया है। सैफ आई तो करीना जी भी अवश्य आएंगी। टाटा मोटर्स का आया है विक्की कौशल जी को। ठीक है, विक्की कौशल को, ठीक है, किसका बनाया गया है, टाटा मोटर्स का। हाउस द जोश, हाई सर। ठीक है, अगर विक्की कौशल आ गए तो इनके नीचे मैं इनकी पत्नी का नाम भी लिख देता हूँ, कैटरीना कौशल। अब तो कौशल हो गई, कैफ से कौशल हो गई। अब ये किसकी बनी है, तो मालदीव समर कैंप की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, कैटरीना कैफ जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बीपीएल यानी भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, इसका कौन बना है, तो हाई स्पीड जो पेट्रोल है उसके लिए नीरज चोपड़ा जी को बनाया गया है। नीरज चोपड़ा जी, ठीक है, जो भाला फेंकते हैं उनको क्या बनाया गया है, बीपीएल का बनाया गया है। फिट इंडिया का आयुष्मान खुराना जी को भी बनाया गया है। फिट इंडिया कैंपेन का आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया है। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर, जैसे प्यूमा का पीवी सिंधु जी को बनाया गया। तो मैंने आपको जो अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए उनकी पूरी जानकारी आपको दे दी। तो ये हमारे शाहरुख खान जी हैं, और शाहरुख खान जी भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उनको भी शेयर करें। सिर्फ अपने आप ही ना पढ़े, अपने दोस्तों को भी पढ़ने का मौका दें। ठीक है, चलिए। हाल ही में प्रियंका गोस्वामी ने किस देश में आयोजित रेस वॉकिंग चैंपियनशिप सीजन में पहली जीत दर्ज की है, तो ये कहां पर थी गोस्वामी जी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, आप ध्यान रखें, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया में। हाल ही में कैप ग्राम्स रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 में सबसे अधिक शिकायतें किस राज्य से प्राप्त हुई हैं, तो ये यूपी से। ठीक है, यानी क्राइम की सबसे ज्यादा शिकायतें कहां से आई है, यूपी से, क्योंकि इससे पहले यूपी में शिकायत होती ही नहीं थी, है ना। भाई गुंडों का राज रहेगा तो शिकायत कौन करेगा, डर के करेगा नहीं। अभी लोगों को लगता है कि सरकार या प्रशासन हमारी सुनेगा, तो इसके लिए शिकायतें भी निकल के आ रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कंपनी के साथ मिलकर युवाओं को ईवी और हरित ऊर्जा क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया है, तो जो हमारी सेल इंडिया है उसने क्या किया है, ये समझौता किया है। हाल ही में रुद्रास्त्र वोटल ड्रोन का सफल परीक्षण किस भारतीय सेना ने किस स्थान पर किया, तो भारतीय सेना ने इसको पोखरण जो हमारा टेस्टिंग रेंज है राजस्थान में, वहां पर इसका परीक्षण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है आज का क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में एशिया अंडर 19 एवं अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते, तो भारत इसमें 28 पदक जीत के आया है। ठीक है, 28 पदक जीत के आया है। और ये जो एशियाई चैंपियनशिप है 2025, इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया। और इसमें 2 कैटेगरी थी, एक अंडर 19 और एक अंडर 22। अंडर 19 वालों ने 14 पदक जीते, तो अंडर 22 वालों ने 13 पदक जीते। जो ये अंडर 19 वाले थे इन्होंने 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। ठीक है,
गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। वहीं इन्होंने 1+4+8 पदक जीता, यानी रजत, कांस्य और एक स्वर्ण पदक इसमें जीता गया। तो कहाँ आयोजन हुआ है इनका? अंडर-19 और अंडर-20 का आयोजन बैंकॉक में किया गया है। और ये हमारी 27 लोगों की टीम है जो स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारत का नाम रोशन कर रही है। भारत खेलों में भी आजकल काफी आगे निकल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने किया। हाल ही में वाई ब्रेक प्रोटोकॉल किसने तैयार किया है? तो वाई ब्रेक जो प्रोटोकॉल है वो तैयार करने वाला, सॉरी, यहाँ पर विशाखापत्तनम है, विशाखा। हाल ही में डीएफसी बैंक किस देश की संस्था है जिसने गिफ्ट सिटी में क्या किया है? गुजरात। अरे ये सारा गड़बड़ हो गया, दोबारा से लिख लेते हैं। हाल ही में डीएफसीसी बैंक किस देश की संस्था है जिसने गिफ्ट सिटी गुजरात में एनएससी पर ब्रांड सूचीबद्ध किया है? तो ये श्रीलंका का है। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राष्ट्रीय योग आयोजन स्थल के रूप में कौन सा चुना गया है? तो विशाखापत्तनम को चुना गया है। हाल ही में चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो हमारे कमलेश जी हैं, कमलेश पासवान जी ने किया है। कमलेश पासवान। हाल ही में वाई ब्रेक प्रोटोकॉल किसने तैयार किया? तो ये जो वाई ब्रेक प्रोटोकॉल है ये तैयार करने वाला कौन है? हमारा आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में डेविड वार्नर ने विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए टी20 क्रिकेट में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये सबसे अधिक रन बनाने के स्थान पर 5वें स्थान पर आ गए हैं। कौन है? तो ये डेविड वार्नर। डेविड वार्नर जो अंतर्राष्ट्रीय संन्यास ले चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं। कौन है? बल्लेबाज है। ठीक है। तो इन्होंने अभी किसको पीछे छोड़ा है? तो इन्होंने विराट कोहली जी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। क्या? कि 2020 क्रिकेट में रन बनाने के मामले में इन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। अगर बात करूं डेविड वार्नर की, तो इनके 419 मैच हुए हैं जिसमें इन्होंने 13,545 रन बनाए हैं। ठीक है। और इनका जो एवरेज रहा है, यानी प्रत्येक मैच में कितने रन बनाते हैं, तो इनका एवरेज 36 का रहा है। किसका? 36 का। अगर वहीं बात करूं विराट कोहली जी ने, तो विराट कोहली जी ने 114 मैच, यानी इनसे 5 मैच कम खेले हैं और 13,543 रन बना चुके हैं। यानी आगे आने वाले कुछ दिनों में फिर से ये अपना नंबर हासिल कर लेंगे। और इनका औसत भी ज्यादा है, 42 का इनका औसत रहा है। चलिए, तो ये डेविड वार्नर है जिन्होंने अभी ये कारनामा करके दिखाया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में आईसीआईसीआई बैंक की नई न्यूनतम मासिक औसत शेष राशि क्या है? तो अभी इन्होंने क्या किया है, हमारे जो आईसीआईसीआई बैंक है, इन्होंने अपनी जो न्यूनतम सीमा है पैसा रखने की, यानी मिनिमम बैलेंस, ये कितना कर दिया है? तो इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जारी किया है। अब शहरी क्षेत्रों में, यानी जो मेट्रो सिटी है, शहरी क्षेत्रों में जो पहले 10,000 की लिमिट हुआ करती थी, यानी अपने अकाउंट में आपको 10,000 रुपये रखने ही रखने होंगे, पहले ये लिमिट थी। अब इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 50,000। यानी ये चाहते ही नहीं है कि लोग इनमें पैसा रखें। अबे भाई, इतना पैसा रखने के लिए बोलेगा तो कौन रखेगा पैसा, है क्या नहीं? ज्यादातर लोगों की तो इतनी सैलरी भी नहीं होती, उनको घर का खर्च भी चलाना होता है, तो कैसे रखेंगे? ठीक है। अगर बात करें अर्ध शहरी शहरों में, अर्ध शहरी शहरों में पहले ये लिमिट हुआ करता था कितना? 5,000, और इसको कितना बढ़ाकर कर दिया है इन्होंने? 25,000 कर दिया है। कितना कर दिया है? यानी 5 का 25, 10 का 50। ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो पहले अगर आईसीसी में खाता खुलवाते थे तो इनको 2,500 रुपये का बैलेंस इसमें मेंटेन करना होता था। अगर 2,500 से कम है तो आपको डायरेक्ट उसमें से पैसा होने लगता था, यानी पैसा कटने लगता था। अब वो सीमा 10,000 कर दी गई है, यानी आईसीसी में अगर पैसा रखना है
तो आपको 10,000 तो गांव वाले बैंक में एवरेज रखना ही होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। आशा करता हूं मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो तो कुछ करेंगे नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स में अगर कुछ और चाहते हो, इम्प्रूवमेंट चाहते हो, वो अवश्य अपनी सुझाव दें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।